तो शुरू करें बच्चों, हम लोग अपना टॉपिक मतलब चैप्टर आर एनवायरमेंट। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में जो चीजें समझने वाले हैं वो है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस किसको बोलते हैं। सुनिए, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस किसको बोला जाएगा और नॉन बायोडिग्रेडेबल किसको बोला जाएगा। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है उस तरह के सब्सटेंस जिसको डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया या फंगस, इस दोनों में से किसी भी सेप्रोफाइटिक एंजाइम के ऑर्गेनिज्म के पास एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को सेप्रोफाइटिक बोलते हैं? बैक्टीरिया एंड फंगस। ये दोनों ऑर्गेनिज्म का काम क्या होता है? ये दोनों ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म हैं ये क्या करते हैं? एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं और ये एंजाइम्स जो है डेड एंड डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर को डेड एंड डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर को डिस्ट्रॉय करता है। इसको जो है इस पे ये एंजाइम्स एक्ट करती है और इसको ये डिस्ट्रॉय करता है, इसको ये खत्म कर देता है। मतलब क्या हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है इस यूनिवर्स मतलब अर्थ पे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करेगा इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में, दैट सिंपल ऑर्गेनिक मैटर व्हिच कैन अगेन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट एनिमल्स। मतलब वो फिर से साइकिल में वापस आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर तो फिर से वापस नहीं आएगा ना, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर जो है वो फिर से जो हमारी बायोजियोकेमिकल साइकिल होती है उस बायोजियोकेमिकल साइकिल में वापस आ जाता है। तो ये करने का काम कौन करता है? ये करने का काम करता है बैक्टीरिया और फंगस, जो एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जो डेड एंड डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर को डिस्ट्रॉय करता है। कैसे डिस्ट्रॉय करता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देता है। और ये सिंपल ऑर्गेनिक मैटर जो है ये इट विल अगेन come into बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल जैसे कि ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन साइकिल, इस सब साइकिल में वो वापस आ जाएगा। और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस किसको बोला जाता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस उस तरह के सब्सटेंस होंगे जो कि फिर से कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। जैसे ग्लास, मेटल का बर्तन, मेटल जो भी मेटल है, मेटल फिर से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक, पॉलिस्टर, ये सब जो है फिर से सिंपल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। और जब सिंपल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता तो वो फिर से जो है बायोजियोकेमिकल साइकिल में जो है वो एंटर नहीं करेगा ना, क्योंकि ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्जन ही नहीं होगा। क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने के लिए, इस सब चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए किसी बैक्टीरिया के पास, किसी फंगस के पास कोई एंजाइम ही नहीं है। बैक्टीरिया और फंगस को इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? और इसको हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, या इसी को हम लोग डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं। अच्छा बच्चों ये भी समझ लो यहीं पे, इसी को हम लोग डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं। ये डिकम्पोजर्स है और डिकम्पोजर्स का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। डिकम्पोजर जो है वो क्या करेगा? बायोजियोकेमिकल साइकिल को मेंटेन करता है, जो अभी फूड चेन में आगे मैं बताऊंगा डिकम्पोजर। तो ये ही सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म जो है ना डिकम्पोजर भी है। ठीक है, ये डिकम्पोजर भी है। बैक्टीरिया या फंगस डिकम्पोज करेगा और जो सिंपल ऑर्गेनिक मैटर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको कन्वर्ट करके सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करेगा, व्हिच कैन अगेन बी यूटिलाइज्ड। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन पक्का होता है, डिकम्पोजर से आ जाए क्वेश्चन कि व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन बायो इन
जो हमारा साइकिल है, उस साइकिल में डिकम्पोजर का रोल क्या है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। या फिर ये पूछा जाता है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का मतलब क्या है, तो ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का वही मतलब है कि जब डिकम्पोजर इंजाइम प्रोड्यूस करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करेगा। डिकम्पोजर का रोल क्या है, यही रोल है इसका भी, डिकम्पोजर का ही रोल है ये सब चीजें। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इसको कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इकोसिस्टम बोलते किसको, तभी कंपोनेंट समझ में आएगा। इकोसिस्टम का मतलब क्या है? इकोसिस्टम का मतलब क्या है? इट इज अ सेल्फ कॉन्टेंट यूनिट। सेल्फ कॉन्टेंट यूनिट। अब ये सेल्फ कॉन्टेंट यूनिट का मतलब क्या है? एक ऐसा यूनिट, एक ऐसा जगह जिस जगह में रहने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उसकी सारी नीड वहीं पे कंप्लीट हो जाए। फिर से सुनो मैंने क्या बोला। एक ऐसा जगह जिस जगह में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं एक्स वाई जेड, सारे ऑर्गेनिज्म का नीड वहीं पे पूरा हो जाए, उसको किसी भी चीज के लिए उस जगह से बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। एक ऐसा रीजन जिस रीजन में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उस ऑर्गेनिज्म की सारी नीड वहीं पे कंप्लीट हो जाए, उसको किसी भी चीज के लिए वहां से बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े, उस जगह को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। एक छोटा सा लीफ भी एक इकोसिस्टम हो सकता है। अब एक छोटा सा लीफ भी एक इकोसिस्टम कैसे हो सकता है, किसके लिए हो सकता है? ये छोटा सा लीफ भी इकोसिस्टम हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो वहीं पे बर्थ हुआ, जिसका उसी जगह पे उसका बर्थ हुआ, उसी जगह पे वो ग्रो किया, उसी जगह पे वो रिप्रोड्यूस किया और उसी जगह पे उसका डेथ भी हो गया। उसी जगह पे बर्थ किया, ग्रोथ किया, रिप्रोड्यूस किया और लास्टली उसका डेथ भी हो गया। तो एक लीफ जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए इकोसिस्टम हो सकता है, एक ग्रासलैंड एक इकोसिस्टम हो सकता है, एक फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम हो सकता है, एक डेजर्ट एक इकोसिस्टम हो सकता है, एक पॉन्ड भी एक इकोसिस्टम हो सकता है और एक एक्वेरियम भी एक इकोसिस्टम हो सकता है। ये सब के सब एक इकोसिस्टम हो सकते हैं। अब इकोसिस्टम दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचुरली मेंटेन किया जाता है, एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो आर्टिफिशियली मेंटेन किया जाता है, जो हम लोग मेंटेन करते हैं, जैसे एक्वेरियम हो गया, पार्क हो गया, पॉन्ड हो गया, ये सब एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जो हम लोग मेंटेन करते हैं। नेचुरल फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, स्वैम्प, लेक्स है, कोई रिवर हो गया, ओशन हो गया, ये सब के सब नेचुरल इकोसिस्टम। अब व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ दैट इकोसिस्टम? किसी इकोसिस्टम के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? फैक्टर्स दो फैक्टर होते हैं, एक तो बायोटिक फैक्टर और दूसरा होता है एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर का मतलब होता है लिविंग फैक्टर। किसी इकोसिस्टम का जो जो लिविंग थिंग्स है, प्लांट है, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, ह्यूमन है, जो भी लिविंग है, जो भी लिविंग होगा किसी भी इकोसिस्टम का, वो हो जाएगा बायोटिक फैक्टर। और एबायोटिक फैक्टर जो कि नॉन लिविंग फैक्टर्स है, जो नॉन लिविंग है लेकिन उस इकोसिस्टम को इफेक्ट करते, नॉन लिविंग है लेकिन इकोसिस्टम को इफेक्ट करते, ऐसा कैसे पॉसिबल? अब जैसे यहाँ पे जो हमने एग्जांपल्स लिए हैं, अगर आप इस एग्जांपल्स पे गौर करो, जैसे टेम्परेचर। टेम्परेचर एक एबायोटिक फैक्टर। कैसे? टेम्परेचर अगर ज्यादा हुआ तो वहां पे रहने वाले, वहां पे ग्रो होने वाले प्लांट अलग तरह के होंगे, वहां पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म अलग तरह के होंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर कम हुआ तो वहां पे ग्रो होने वाले प्लांट अलग तरह के होंगे और वहां पे रहने वाले एनिमल्स भी अलग। रेनफॉल ज्यादा हुआ, वाटर कंटेंट वहां बहुत ज्यादा है, वाटर वहां पे
स्लैग्ड है, वाटर वहां पे लॉक्ड है, वैसी कंडीशन में जो है रहने वाले एनिमल्स प्लांट्स अलग होंगे। कम रेनफॉल है तो डेजर्ट की सिचुएशन डेवलप हो जाएगी, वहां पे ग्रो होने वाले प्लांट और एनिमल्स अलग। उसी तरह से विंड स्पीड पे भी डिपेंड करेगा, सॉइल पे भी डिपेंड करेगा, मिनरल्स पे भी डिपेंड करेगा कि वहां पे रहने वाले प्लांट्स कैसे होंगे। और जब प्लांट्स अलग तरह के होंगे तो वहां पे रहने वाले एनिमल्स भी अलग तरह के होंगे बच्चों। ठीक है, तो ये सब फैक्टर जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट फैक्टर्स। ओके, अब है क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी इकोसिस्टम में रहने वाले जो मतलब ग्रो होने वाले जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उसको हम लोग किस बेस पे डिफाइन करेंगे। देखो, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करेंगे, फूड प्रोड्यूस करेंगे, इसके एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स ही सिर्फ प्रोड्यूसर होते हैं, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही प्रोड्यूसर होते हैं। कंज्यूमर्स जो कंज्यूम करेंगे, जो फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट, डायरेक्टली भी डिपेंडेंट हो सकते हैं और इनडायरेक्टली भी डिपेंडेंट हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, हार्बिवोरस। समझ रहे हो हार्बिवोरस का मतलब क्या है, जो अपनी फूड के लिए प्लांट पे डिपेंडेंट हो, ग्रीन प्लांट्स पे या किसी भी तरह के प्लांट्स। कार्निवोरस जो अपनी फूड के लिए दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट। कार्निवोरस। ओमनिवोरस, ओमनिवोरस जो प्लांट एनिमल दोनों को कंज्यूम करता है, दैट इज ओमनिवोरस। पैरासाइट किसको बोलते हैं, सुनो, पैरासाइट वर्ड को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी यहां से क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे गलत लिख के आ जाते हैं। पैरासाइट का मतलब होता है जो अपनी फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट तो होगा, और जिस पे डिपेंडेंट होगा उसको हार्म तो करेगा लेकिन उसको किल नहीं करेगा। किल क्यों नहीं करेगा, रीजन क्या है किल नहीं करने का, क्यों नहीं किल करेगा, क्योंकि किल करेगा तो वो खुद भी तो किल्ड होगा, उसी पे डिपेंडेंट है वो। तो या तो इक्टोपैरासाइट है या इंडोपैरासाइट है, या उसकी बॉडी के ऊपर है या बॉडी के अंदर है। तो अगर उसको किल करेगा तो वो खुद भी मर जाएगा, है ना। जब उसको किल करेगा तो खुद भी तो मर जाएगा ना। तो इसलिए वो उसको किल नहीं करेगा, किल नहीं करेगा। ओके, डिकम्पोजर तो बता ही दिया आप लोगों को, अभी पूरे डिटेल में मैंने डिस्कस किया डिकम्पोजर के बारे में। चलिए अब हम लोग आते हैं फूड चेन। फूड चेन किसको बोलते हैं, यही देखो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर हम लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे। फूड चेन, देखो फूड चेन हम कैसे डिफाइन करेंगे, फूड चेन होता क्या है, फूड चेन हम किसको मतलब बोलते हैं किसको, देखो फूड चेन किसको बोला जाता है, दिस इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर फ्रॉम फॉर्म अ फूड चेन। अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर। ठीक है, इतना लिखोगे। इसके बाद यहां पे लिखना, देखो डेफिनेशन मैं समझा रहा हूं, सुनो ध्यान से सुनो। A series of organisms feeding on one another where unidirectional flow of energy takes place. Unidirectional flow of energy takes place. यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में एनर्जी की फ्लो हो, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, मतलब एनर्जी की फ्लो हमेशा एक डायरेक्शन में, मल्टी डायरेक्शनल नहीं है या बाय डायरेक्शनल नहीं है। सिर्फ देखो यूनिडायरेक्शनल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि प्लांट को डियर ही खाएगा और डियर को लायन ही खाएगा, उल्टा नहीं हो सकता कभी इसका, हो सकता है क्या, सोचो तो जरा, उल्टा हो सकता है, नहीं हो सकता ना। इस प्लांट को इंसेक्ट ही तो खाएगा ना, इस प्लांट को यही इंसेक्ट तो खाएगा, उल्टा तो पॉसिबल है नहीं है।
इंसेक्ट को फ्रॉग ही खाएगा, फ्रॉग को इंसेक्ट तो खाएगा नहीं कभी, फ्रॉग को स्नेक ही खाएगा, स्नेक को हॉक ही खाएगा, उल्टा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, कभी भी उल्टा डायरेक्शन नहीं हो सकता एनर्जी फ्लो का। तो इसलिए जब हम यहाँ डेफिनेशन बनाएंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर where unidirectional flow of energy takes place, where unidirectional flow of energy takes place, that is called as food chain। और इंटरकनेक्टेड फूड चेन जहां पे होती है उस फूड चेन को बोलते हैं फूड वेब। ये देखो ना, ये वाला इंटरकनेक्टेड है ना सारा, इस फूड चेन को क्या बोला जाएगा, फूड वेब। इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड एज फूड वेब। ओके, अब जैसे मान लीजिए एक फूड चेन हम लोग ड्रॉ करते हैं, ग्रास, अभी हमने देखा था ग्रास को खा रहा था ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को खा रहा था फ्रॉग, फ्रॉग को खा रहा था स्नेक, स्नेक को खा रहा था हॉक। ठीक है, यही था। ग्रास क्या हुआ, ग्रास हुआ प्रोड्यूसर, जो फूड प्रोड्यूस कर रहा है। ग्रास हॉपर क्या हुआ, ग्रास हॉपर इज हर्बीवोरस, कंज्यूमर है ना ये। तो ग्रास जो है, जो कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का ऑर्गेनिज्म है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल किसको बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं हर एक स्टेप जो फूड चेन का होता है, दैट ईच स्टेप ऑफ अ फूड चेन इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हमेशा प्रोड्यूसर आता है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे हमेशा हर्बीवोरस आएगा। सेकंड ट्रॉपिक लेवल जो होता है वो फिक्स्ड पोजीशन होती है किसकी, सेकंड ट्रॉपिक लेवल फिक्स्ड पोजीशन होती है किसकी, हर्बीवोरस। हमेशा सेकंड ट्रॉपिक लेवल इज फिक्स्ड फॉर हर्बीवोरस। जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल होता है प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब ये प्राइमरी कंज्यूमर तो हर्बीवोरस ही हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस ही हो गया। चलो मैं यहां लिख देता हूं, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, कंज्यूमर ये हो गया हर्बीवोर, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या हो गया, पहला कार्निवोरस। सेकेंडरी कंज्यूमर इज प्राइमरी कार्निवोरस। प्राइमरी कार्निवोरस का मतलब क्या हुआ, देखो तो पहला कार्निवोरस। किसी भी फूड चेन में पहला कार्निवोरस हमेशा किस स्टेप पे आएगा, थर्ड स्टेप पे आएगा। कि कोई भी फूड चेन, किसी भी फूड चेन में प्राइमरी कार्निवोरस हमेशा किस स्टेप पे आएगा, थर्ड स्टेप पे आएगा। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल जो होता है, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल वो होता है टर्शियरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। और टर्शियरी कंज्यूमर हमेशा सेकेंडरी कार्निवोरस, सेकेंडरी कार्निवोरस। और सबसे ऊपर में जो होता है उसको आप टॉप ट्रॉपिक लेवल बोलोगे। क्यों टॉप, यहाँ पे फिफ्थ क्यों नहीं नाम दिए वो अभी मैं बताता हूँ। ये हुआ टॉप कंज्यूमर और ये हुआ टॉप कार्निवोरस। जैसे देखो यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे सेकेंडरी के बाद इसको हमने टर्शियरी नाम क्यों नहीं दिया, यहाँ पे हमने फोर्थ ट्रॉपिक लेवल के बाद इसको फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल क्यों नहीं नाम दिया, इसको हम टॉप कंज्यूमर क्यों बोल रहे हैं।
इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये टॉप पे है और किसी भी फूड चेन, कोई भी फूड चेन का मैक्सिमम ट्रॉफिक लेवल 5 या 6 होता है। मैक्सिमम 5 या 6 से ज्यादा कभी भी फूड चेन का ट्रॉफिक लेवल नहीं होता। क्यों नहीं होता, वो बात भी मैं अभी समझाऊंगा क्यों नहीं होता। कोई भी ट्रॉफिक लेवल में जो टॉप लेवल पे आता है, चाहे वो थर्ड ट्रॉफिक मतलब तीन ही, मान लो कि तीन ही फूड चेन का, सब एक एक एग्जांपल बताता हूं। देखो जैसे मान लो ग्रास है, ग्रास को खाया डियर और डियर को खाया लायन। अब देखो यहाँ पे तीन ही ट्रॉफिक लेवल है ना। अब तीन ट्रॉफिक लेवल में ये तो प्रोड्यूसर हो गया, ये क्या हो गया, हर्बीवोरस हो गया ना, हर्बीवोरस हो गया। अब ये जो है ये टॉप कंज्यूमर है, टॉप कंज्यूमर है कि नहीं। अब लायन को तो कोई नहीं खाएगा ना, लायन को कोई नहीं खाएगा, ये टॉप कंज्यूमर है। अब इसको टॉप कंज्यूमर बोलो, टॉप कार्निवोरस बोलो, टॉप कार्निवोरस बोलो। यहाँ पे जो है हर्बीवोरस के बाद यहाँ पे हमारे पहले वाले इसके अकॉर्डिंग हर्बीवोरस के बाद प्राइमरी कार्निवोरस आया था, लेकिन यहाँ पे हम इसको प्राइमरी कार्निवोरस नहीं बोलेंगे ना। यहाँ पे हम इसको प्राइमरी कार्निवोरस कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये तीन ही स्टेप का फूड चेन है, तो ये टॉप पे आएगा, तो इसलिए हम इसको टॉप कंज्यूमर बोलेंगे, टॉप कार्निवोरस बोलेंगे। क्योंकि इसके बाद इसको कंज्यूम करने वाला कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। लायन अगर मरेगा तो कौन खाएगा, डिकम्पोजर सी तो खाएगा, डिकम्पोजर सी खाएगा ना। इसीलिए हम लोग टॉप पे जो भी होता है उसको टॉप कंज्यूमर या टॉप कार्निवोरस, टॉप ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द रीजन। अच्छा एक बात और है, किसी भी ट्रॉपिक लेवल में डिकम्पोजर्स हर एक स्टेप पे होता है। डिकम्पोजर्स यहाँ पे भी होगा, 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 लेकिन डिकम्पोजर्स को कहीं लिखते नहीं है। अब जैसे ग्रास ऑपर ग्रास को खा रहा है, तो क्या ग्रास ऑपर सारे ग्रास को खा लेगा, नहीं ना, कुछ ग्रास तो बचेगा ना। जो ग्रास बचेगा उसको, उसका डिकम्पोजर डिकम्पोजर ही तो डिकम्पोज करेगा उसको। अब फ्रॉग मान लीजिए ग्रास ऑपर को खाता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या फ्रॉग सारे ग्रास ऑपर को खा लेगा, नहीं ना, कुछ ही ग्रास ऑपर खाएगा ना। बाकी जिसका नेचुरल डेथ होगा उसका बॉडी कौन डिकम्पोज करेगा, उसका बॉडी तो डिकम्पोजर ही डिकम्पोज करेगा। तो डिकम्पोजर हर एक स्टेप पे आता है, हर एक फ्रॉग को स्नेक तो खाएगा नहीं, हर एक फ्रॉग को स्नेक नहीं खाएगा ना, कुछ फ्रॉग का तो नेचुरल डेथ भी होगा। जिसका नेचुरल डेथ होगा उसकी बॉडी को डिकम्पोज कौन करेगा, डिकम्पोजर करेगा। तो हर एक स्टेप पे डिकम्पोजर आता है, बट हम हर एक स्टेप पे डिकम्पोजर को लिखते नहीं है, नहीं लिखते हर एक स्टेप पे। वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि हर एक स्टेप पे डिकम्पोजर जरूर आएगा, और हर एक स्टेप पे डिकम्पोजर का रोल वही होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करना। और तभी तो जाकर के वो बायोजियोकेमिकल साइकिल में फिर से वो सब्सटेंस एंटर कर पाएगा। अब जैसे फ्रॉग की बॉडी है, फ्रॉग की बॉडी में जो भी कार्बोहाइड्रेट है, जो भी प्रोटीन है, जो भी मिनरल्स हैं, वो फिर से वापस इस साइकिल में आएंगे ना, तभी तो वो फिर से यूटिलाइज हो पाएंगे। तो उसको लाने का काम कौन करता है, उसको लाने का काम डिकम्पोजर। ओके, तो हर एक स्टेप में डिकम्पोजर का रोल होता है, ऑल तो हम लोग लिखते नहीं। चलिए अब बताओ तो बच्चों, किसी को कोई यहाँ पे कोई कंफ्यूजन। अच्छा कभी कभी एक बात और, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई एक एक्वाटिक इकोसिस्टम, कोई एक एक्वाटिक फूड चेन का एग्जांपल। ऐसा कई बार क्वेश्चन मैंने देखा है कि आपसे पूछा जाता है एक्वाटिक फूड चेन का एग्जांपल दीजिए। अब एक्वाटिक फूड चेन में कैसे होगा, एक्वाटिक फूड चेन हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइटोप्लैंक्टन से। एक्वाटिक फूड चेन हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, फाइटोप्लैंक्टन से। फाइटोप्लैंक्टन का मतलब क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन का होता है माइक्रोस्कोपिक प्लांट, उसको फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। फाइटोप्लैंक्टन को कौन कंज्यूम करने वाला है, जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन का मतलब क्या हुआ, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, जो कि फाइटोप्लैंक्टन को खाएंगे।
अब जू प्लैंकटन को कौन खाएगा? जू प्लैंकटन को खाएगा स्मॉल फिश, ठीक है। कौन खाएगा? स्मॉल फिश खाएगा। स्मॉल फिश को कौन खाएगा? बिग फिश खाएगा। बिग फिश को कौन खाएगा? बिग फिश को कौन खाएगा? यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हो, अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्टॉप नहीं कर सकते। तो ये भी, ये हो गया क्या? पानी का फूड चेन हो गया, एक्वाटिक फूड चेन हो गया, ये हो गया एक्वाटिक फूड चेन। हर एक पानी में शार्क थोड़ी ना होगा, शार्क तो ओशन में ही होगा। तो फाइटोप्लैंक्टन को कौन किसने खाया? जू प्लैंक्टन ने। जू प्लैंक्टन को किसने खाया? स्मॉल फिश ने। स्मॉल फिश को किसने खाया? बिग फिश ने। हाँ, बिग फिश को आप क्रेन बोल सकते हो, क्रेन बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो है, ये वाली जो आपको मैंने समझाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हमेशा क्या आएगा? प्रोड्यूसर आएगा। सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे हमेशा हर्बीवोरस आएगा। ये सब फिक्स्ड है, ये सब कभी चेंज नहीं होता। ये सब 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे हमेशा प्राइमरी कार्निवोरस आएगा। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे सेकेंडरी कार्निवोरस आएगा। जो टॉप पे होगा उसको तो हम लोग टॉप ही बोलेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे होगा। सेकेंडरी कंज्यूमर हमेशा थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे होगा। ये सब फिक्स्ड पोजीशंस है, ठीक है। ये सब फिक्स्ड पोजीशंस है, कभी चेंज नहीं होगा, ओके। तो यहां तक की चीजें क्लियर? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। सी वाला जो देख रहे हो यहाँ पे, सी वाला फूड चेन का जो सी वाला एग्जांपल है, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश, क्रेन, ये सब भी एग्जांपल ले सकते हो कि ये हो गया एक्वाटिक फूड चेन, ये हो गया टेरेस्ट्रियल फूड चेन, और ये हो गया कोई फॉरेस्ट का फूड चेन, ओके। चलिए, तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि फूड चेन में 4 से 5 स्टेप्स ही क्यों होते हैं, इस पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी फूड चेन में आपको 4 से ज्यादातर केसेस में 4 या 5 स्टेप्स ही क्यों दिखते हैं। हर एक स्टेप को, जिसको हम लोग ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, कोई भी फूड चेन स्टार्ट कहां से होता है? प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर को कौन कंज्यूम करेगा? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस को स्मॉल कार्निवोरस, स्मॉल कार्निवोरस को सेकेंडरी कार्निवोरस, फिर टर्शियरी कार्निवोरस, इस तरह से वो कंज्यूम करता है। इस तरह से डिफरेंट स्टेप्स होते हैं किसी फूड चेन के। लेकिन मेरे कहने का जो मतलब है, किसी फूड चेन में 4 से 5 स्टेप्स ही क्यों होते हैं, इसके पीछे की रीजन क्या है? सुनिए क्या रीजन है। मान लो कि ग्रास है, ग्रास को कंज्यूम किया ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को कंज्यूम किया फ्रॉग ने, फ्रॉग को कंज्यूम किया स्नेक ने, और स्नेक को कंज्यूम किया हॉक ने। ग्रास क्या है? ग्रास है प्रोड्यूसर, ग्रास हो गया प्रोड्यूसर। ग्रास पे जो सनलाइट इंसिडेंट होगी, ग्रास पे जो सनलाइट इंसिडेंट होगी, वो सनलाइट जो ग्रास पे इंसिडेंट हो रही है, ग्रास उसका क्या करेगा? उसको यूटिलाइज करेगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, है ना। ग्रास उसका क्या करेगा? जो सनलाइट वहां पे इंसिडेंट हो रही है, उस सनलाइट को यूज करेगा इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। अब ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जरा कुछ चीजें, पॉइंट्स हैं, जरा उसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको।
सनलाइट से जो टोटल एनर्जी इंसिडेंट होती है, मान लेते हैं हम यहाँ पे कि सनलाइट से जो टोटल एनर्जी इंसिडेंट हो रही है वो है 1,00,000 जूल। कितनी है? 1,00,000 जूल है। तो ग्रास के पास जो टोटल एनर्जी इंसिडेंट होगी, ग्रास उस टोटल इंसिडेंट एनर्जी का 1% ऑफ टोटल incident energy will be converted in its biomass। अब इस सेंटेंस पे जरा ध्यान दो, मैंने क्या लिखा है। 1% ऑफ द टोटल एनर्जी इंसिडेंट, जो ग्रास के ऊपर जो टोटल एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, उस टोटल इंसिडेंट एनर्जी का 1% विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स बायोमास। मतलब ग्रास की जो मास इंक्रीज होगी, जो ग्रास की बॉडी कंटेंट इंक्रीज होगी, वो बॉडी कंटेंट में टोटल एनर्जी जो इंसिडेंट हो रही है, वो टोटल इंसिडेंट एनर्जी का 1% ही वहां पे स्टोर होता है। Producer level can utilize only 1% of the total energy that is incident at that point। मतलब प्रोड्यूसर लेवल कैन कन्वर्ट टोटल सोलर एनर्जी जो इस पे इंसिडेंट हो रही है, उस टोटल सोलर एनर्जी का only 1% will be converted into its biomass, only 1% will be utilized by that producer level। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रास के पास जो टोटल इंसिडेंट एनर्जी 1,00,000 जूल है, इसका तो 1% ही उसके बायोमास के पास आ पाया, मतलब बायोमास में कन्वर्ट हो पाया। 1,00,000 का 1% 1% ऑफ 1 इतना लाख, दिस इज इक्वल टू 1,000 जूल। मतलब इस टोटल इंसिडेंट एनर्जी का, इस टोटल इंसिडेंट एनर्जी का ओनली 1% विल बी यूटिलाइज्ड। अब इसके ऊपर, ये तो सिर्फ प्रोड्यूसर लेवल की बात हुई, बाकी इसके ऊपर की जो लेवल है दैट कैन यूटिलाइज 10%। मतलब कंज्यूमर लेवल कैन यूटिलाइज 10% ऑफ द इंसिडेंट एनर्जी, बट प्रोड्यूसर लेवल कैन यूटिलाइज ओनली 1% ऑफ द टोटल एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रास हॉपर को सिर्फ कितना इन टोटल एनर्जी मिलेगा? 1,000 जूल। ग्रास हॉपर के पास कितनी एनर्जी आई है? ग्रास हॉपर के पास सिर्फ और सिर्फ 1,000 जूल ऑफ एनर्जी आई है। ठीक है, ठीक है, 1,000 जूल ऑफ एनर्जी आई है। अब ग्रास हॉपर से ऊपर की जो लेवल है, इसके ऊपर की जो लेवल है, वो लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी, यहां पे फर्स्ट लेवल पे तो सिर्फ 1% की बात कर रहे हैं, फर्स्ट लेवल पे सिर्फ 1% की बात कर रहे हैं। इसके ऊपर जो है 10% ऑफ टोटल गेन्ड एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड। तो अब बात आती है कि रेस्ट जो एनर्जी है वो कहां जाएगी? रेस्ट एनर्जी जाएगी किधर? रेस्ट एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड। किसमें यूटिलाइज होगा? उसकी डे टू डे एक्टिविटी में, सांस लेने में, हार्ट की पंपिंग में, जो डे टू डे वर्किंग है उसकी। बोल, जैसे हम लोग बोल रहे हैं तो हमारी एनर्जी खर्च हो रही है ना, वॉक करते हैं तो एनर्जी खर्च होती है ना। उसी तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो रेस्ट एनर्जी है वो यूटिलाइज होती है। और जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म एनर्जी कंज्यूम किया तो 10% तो उसका बायोमास में कन्वर्ट हो गया, बाकी रेस्ट 90% विल बी लॉस्ट इन द एनवायरनमेंट। जो डिफरेंट लॉसेस हैं, लाइक बोलने में, रेस्पिरेशन में, हार्ट की पंपिंग में, ये सब जो डिफरेंट वर्क हैं, उस वर्क में रेस्ट 90% जो एनर्जी होगी दैट विल बी लॉस्ट इन एटमॉस्फेयर। और इस एनर्जी को हम लोग बोलते क्या है? इस एनर्जी को बोला जाता है रेस्पिरेटरी लॉस। तो कंज्यूमर लेवल पे रेस्पिरेटरी लॉस इज 90%, बट प्रोड्यूसर लेवल पे रेस्पिरेटरी लॉस इज 99%। ओके, हम बात जब भी करते हैं तो नॉर्मली हम लोग जो है
कंज्यूमर लेवल की बात करते हैं, प्रोड्यूसर लेवल की बात नहीं करते या बहुत कम बात करते हैं। तो हम लोग जो है सिर्फ 10% ऑफ द एनर्जी के बारे में बात करते हैं कि 10% ऑफ द एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल एट कंज्यूमर लेवल। मैं सिर्फ कंज्यूमर लेवल की बात कर रहा हूं। कंज्यूमर लेवल पे ओनली 1%, ओनली 10% of the energy is transferred. 10% of the energy is being transferred. Only 10%. Rest 90% is respiratory loss. ठीक है, environment में वापस वो चला जाएगा। तो ये जो 10% ऑफ द एनर्जी यूटिलाइज हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं, इस एनर्जी का नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं 10% लॉ। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है 10% लॉ। What do you mean by this 10% law? 10% लॉ का मतलब होता है कंज्यूमर लेवल। ये किसने दिया था? इस साइंटिस्ट का नाम था लिंडमैन। लिंडमैन ने दिया था। लिंडमैन ने क्या बोला कि only 10% of the energy will be transferred from one trophic level to another trophic level at consumer level, and rest 90% will be lost in the environment in different respiratory process. जो भी respiratory process, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होगा। तो 10% is utilized, 10% is utilized and rest 90% is respiratory loss. इसी को बोला गया क्या? 10% लॉ, जो किस साइंटिस्ट ने दिया था? लिंडमैन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ओके, आगे बढ़े? क्लियर सबको? चलिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी लॉस और 10% लॉ। चलिए, ये तो हो गया रेस्पिरेटरी लॉस और 10% लॉ के बारे में। अब हम लोग आते हैं एनर्जी फ्लो के बाद। द ग्रीन प्लांट इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन दिस लेवल, on these leaves, and convert it into food energy. When green plants are eaten by the primary consumer, a great deal of energy is lost as heat to the environment. Some amount goes into digestion and in doing work, and rest goes toward the growth and reproduction. An average of 10% of the food eaten is turned into its own body and made available for the next level of the consumer. Therefore, 10% can be taken as the average value of the amount of organic matter and that is present at each step and reaches the next level of the consumer. Okay? अब यहाँ पे एक बात और है। एक बात और क्या है? देखो, जैसे यहाँ पे ग्रास हॉपर के पास 1000 जूल है, तो फ्रॉग के पास कितना पहुंचा? फ्रॉग के पास पहुंचा इसका 10%, दैट इज 100 जूल। स्नेक के पास कितना पहुंचा? इसका 10%, दैट इज 10 जूल। हॉक के पास कितना पहुंचा? इसका 10%, दैट इज ओनली 1 जूल ऑफ द एनर्जी। है ना? नहीं, एक जगह कहीं गड़बड़ हुआ, फर्स्ट स्टेप पे ही गड़बड़ हो गया। ग्रास हॉपर के पास जो टोटल एनर्जी है वो है 1000। ग्रास हॉपर से ग्रास के पास है 1000 जूल, है ना? ये रहा। तो ग्रास हॉपर के पास तो इसका 10% ही पहुंचेगा ना। ग्रास हॉपर के पास पहुंचा 100 जूल, इसका यहां से ऊपर तो अब 10% ही पहुंचेगा। फ्रॉग के पास पहुंचा 10 जूल, स्नेक के पास पहुंचा 1 जूल और हॉक के पास पहुंचा 0.1 जूल। देखो, ऊपर तक जाते जाते, हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल तक जाते जाते टोटल एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि अगर 4 या 5 से ज्यादा स्टेप किसी फूड चेन में होंगे, अगर 4 या 5 से ज्यादा स्टेप किसी फूड चेन में होंगे तो ऊपर वाले ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाएगी। अगर 4 या 5 से ज्यादा स्टेप किसी फूड चेन में होंगे तो ऊपर वाले ऑर्गेनिज्म के लिए, टॉप ट्रॉपिक लेवल के लिए सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाएगी। क्यों सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी? आप देखो ना, एनर्जी यहाँ पे कितनी कम है। इतनी कम एनर्जी में ऊपर वाला ऑर्गेनिज्म कैसे बड़ा, एक तो उतना बड़ा बॉडी है उसका, कैसे वो सर्वाइव करेगा इतनी कम एनर्जी में?
इसीलिए किसी फूड, कोई भी फूड स्टेप, फूड चेन जितना छोटा होगा वो उतना बढ़िया फूड चेन होगा। आप एक दूसरे एग्जांपल से समझो, आपको मैं यहाँ पे समझाता हूं। जैसे मान लो कि ग्रास है, और ग्रास को कंज्यूम किया डियर ने, और डियर को कंज्यूम किया रैबिट, सॉरी, डियर को कंज्यूम किया किसने, लायन ने। डियर को कंज्यूम किया किसने, लायन ने। और ग्रास के पास अगर मान लीजिए 1000 जूल ऑफ एनर्जी है जैसे पहले थी, तो डियर के पास 100 जूल पहुंचा और लायन के पास 10 जूल पहुंचा। अब यहाँ पे आप देखो, इस स्टेप में देखो, यहाँ पे टॉप, ये भी तो टॉप कंज्यूमर है ना, ये टॉप कंज्यूमर है। तो टॉप कंज्यूमर है, यहाँ पे 10 जूल मिल रहा है, और यहाँ के टॉप कंज्यूमर को सिर्फ 0.1 जूल मिल रहा है। तो जितना छोटा फूड चेन होगा, जितना छोटा फूड चेन होगा, वहां के ऑर्गेनिज्म के लिए उतना बढ़िया होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी। इसलिए ज्यादा छोटा फूड चेन, इसलिए हार्बीवोरस को सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। हार्बीवोरस ऑर्गेनिज्म को सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। हार्बीवोरस को क्यों मिलती है? देखो ना, रीजन आपके सामने है। जितना छोटा फूड चेन होगा, एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। समझ में आ रही बात? तो ये रहा रीजन, किसी फूड चेन में 4 या 5 से ज्यादा स्टेप क्यों नहीं होते हैं। ये रहा रीजन, किसी फूड चेन में 4 या 5 से ज्यादा स्टेप नहीं होते। दिस इज द रीजन। ओके, since so little energy is available for the next trophic level of the consumer, food chain generally consists of only 3 to 4 steps. The loss of energy at each step is so great that very little usable energy remains after 4 trophic level. There are generally a greater number of the individual at the lower trophic levels of an ecosystem, and greatest number is of producer. कोई भी फूड चेन हो, हमेशा सबसे ज्यादा नंबर कहाँ पे होता है? कोई भी फूड चेन होगा, किसी भी फूड चेन में हमेशा सबसे ज्यादा नंबर कहाँ पे होगा? ग्रास का होगा। जैसे ग्रास का नंबर सबसे ज्यादा, ग्रास से कम किसका नंबर होगा? ग्रास हॉपर का होगा। ग्रास हॉपर से कम किसका होगा? ग्रास हॉपर से कम फ्रॉग का होगा। फ्रॉग से भी नंबर कम किसका होगा? स्नेक का होगा ना। अगर फ्रॉग का नंबर 1000 है तो स्नेक का नंबर 1 या 2 होगा। स्नेक से भी कम किसका नंबर होगा? हॉक का नंबर होगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, नंबर्स कम होते चले जाते हैं। जैसे जैसे फूड चेन में ऊपर जाएंगे, नंबर्स कम होंगे, मास कम हो जाएगा। अब टोटल मास ऑफ द ग्रास किसी इकोसिस्टम का देखोगे तो सबसे ज्यादा होगा ना। टोटल मास अगर किसी इकोसिस्टम में देखेंगे तो सबसे ज्यादा ग्रास का होगा या प्लांट्स का होगा। प्लांट्स का ही होगा ना। मैं एक प्लांट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक प्लांट की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी प्लांट की बात कर रहा हूं, पूरी ग्रास की बात कर रहा हूं। तो सबसे ज्यादा नंबर किसका होगा? ग्रास का। या सबसे ज्यादा मास किसका होगा? ग्रास का। उससे कम मास किसका होगा? ग्रास हॉपर का। उससे कम फ्रॉग का। उससे कम स्नेक का। उससे कम हॉक का, है ना। Why are human called to at the top of the food chain? कैसा क्वेश्चन पूछता है जी तुम लोग। ह्यूमन को कौन खाएगा? हॉक, हॉक की जगह पे ह्यूमन को रख लो। स्नेक को भी तो खा लेता है ना ह्यूमन। चाइना वाला यही तो करता है। ह्यूमन तो फ्रॉग को भी खा लेता है, ह्यूमन स्नेक को भी खा लेता है, ह्यूमन सबको खा लेता है, ग्रास हॉपर को भी खा लेता है। तो टॉप पे ही तो आएगा वो। ह्यूमन को कौन खाता है? ह्यूमन को कोई खाता है? एक्सीडेंटली कभी कभी टाइगर वगैरह खा लेता है, एक्सीडेंटली, नॉर्मल तो नहीं है ना वो। तो there are generally a greater number of individual at the lower trophic level of an ecosystem. Greatest number is of producer. ठीक है। अब देखो, एनर्जी की जो फ्लो होती है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। आपको समझाया था ना, मतलब एनर्जी जो फ्लो होती है वो हमेशा लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल की ओर होगी। अब जैसे ग्रास है तो ग्रास को डियर ही खाएगा ना, या रैबिट ही खाएगा? डियर ही खाएगा या रैबिट खाएगा? रैबिट को लायन ही खाएगा। तो हमेशा जो एनर्जी की फ्लो होगी, वो एनर्जी की फ्लो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर ही होगी। नीचे से ऊपर की ओर ही होगी एनर्जी की फ्लो। ऊपर से नीचे कभी पॉसिबल है? नहीं है ना। एनर्जी की फ्लो हमेशा ग्रास को डियर खाएगा, डियर को लायन खाएगा। ऊपर से नीचे तो कभी पॉसिबल नहीं है।
तो एनर्जी की फ्लो हमेशा वन डायरेक्शनल होती है। एज इट मूव्स प्रोग्रेसिवली थ्रू द वेरियस ट्रॉपिक लेवल इट इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस लेवल। सब्सटेंस, अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, सब्सटेंस एक्यूमुलेट्स एज वी गो अप इन अ फूड चेन। सब्सटेंस एक्यूमुलेट्स मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझने के लिए थोड़ा हमको फिर से एक ब्लैंक पेज पे आना पड़ेगा। सब्सटेंस एक्यूमुलेट्स का मतलब क्या हुआ, देखो इसको इससे समझते हैं हम लोग, सब्सटेंस एक्यूमुलेट्स का मतलब क्या हुआ। देखो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनल टर्म्स भी आएगा, जरा उस टर्म को भी हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे, उस सब्सटेंस एक्यूमुलेट का मतलब क्या हुआ। सुनो, आप लोगों ने डीडीटी का नाम सुना है? डीडीटी, ये एक पेस्टिसाइड है। ये पेस्टिसाइड जो है डीडीटी, आज से कुछ साल पहले तक इसका बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज किया गया था। इट वॉज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू किल इंसेक्ट्स। हम लोगों ने क्या किया, बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया, कहां पे डाला, ग्रास पे डाला डीडीटी को। अब डीडीटी के बारे में उतना बहुत ज्यादा पहले पता नहीं था, बाद में जाकर के हमें पता चला कि डीडीटी एक ऐसा सब्सटेंस है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ध्यान से समझते जाना बच्चों, एकदम ध्यान से समझना, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये हमारे मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, एक्यूमुलेट्स इन आवर मसल, हमारे मसल में एक्यूमुलेट हो जाता है। ओके, हमारे मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है। तो डीडीटी ग्रास के ऊपर हमने डाला, स्प्रे किया। ग्रास में मान लो कि हर एक ग्रास में, हर एक ग्रास की मैं बात कर रहा हूं, मान लो कि हर एक ग्रास में के लीफ पे डीडीटी का अमाउंट है 0.0001 ग्राम। ये माइक्रोग्राम में हो गया ना, देखो तो माइक्रोग्राम में हो गया। 0.0001 ग्राम कितना कम हुआ, एकदम पाउडर की तरह, माइक्रोग्राम। अब ग्रास हॉपर, मान लो कि एक ग्रास हॉपर एक दिन में 10 ग्रास खाता है, एक ग्रास हॉपर एक दिन में 10 ग्रास खाता है, तो इसकी बॉडी में 0.0001 इंटू 10, 0.001 ग्राम डीडीटी डेली पहुंच रहा है, हुआ ना। यहां पे आ जाएगा एक जीरो, जैसे मतलब यहाँ पे आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पे 0.001 ग्राम डीडीटी डेली पहुंच रहा है। डेली की बात कर रहे हैं। मान लो कि एक फ्रॉग एक दिन में 10 ग्रास होकर खाता है, मान लेते हैं, तो उसकी बॉडी में 0.001 इंटू 10, कहने का मतलब 0.01 ग्राम डीडीटी डेली पहुंच रहा है। अब मान लेते हैं कि एक स्नेक एक दिन में 10 फ्रॉग खाता है, तो 0.01 इंटू 10, 0.1 ग्राम डीडीटी एक स्नेक की बॉडी में डेली पहुंच रहा है। एक हॉक एक दिन में मान लेते हैं कि 10 स्नेक खाता है, तो 0.1 इंटू 10, 1 ग्राम डीडीटी एक हॉक की बॉडी में डेली पहुंच रहा है। ग्रास पे तो सिर्फ इतना ही था, हॉक की बॉडी में देखो तो कितना एम्पलीफाई कर गया, मैग्नीफाई कर गया। ये तो सिर्फ एक दिन की कहानी है, ये सिर्फ एक दिन की कहानी है। अगर हम एक साल के बाद देखें, आफ्टर 1 ईयर की बात करें, तो आफ्टर 1 ईयर उसकी बॉडी में 365 ग्राम तो सिर्फ डीडीटी जमा हो जाएंगे, बेचारा हॉक तो मर जाएगा। तो टॉप कंज्यूमर जो होता है, टॉप कंज्यूमर के बॉडी में टॉक्सिक लेवल सबसे ज्यादा जमा होता है। टॉप कंज्यूमर जो होता है उसकी बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल, टॉक्सिक लेवल सबसे ज्यादा जमा होता है। कैसे जमा होता है ये देखो ना, एम्पलीफाई करता गया ना, एम्पलीफाई करता गया ना। अगर मान लो हम ग्रीन वेजिटेबल्स ही खा रहे हैं, एक वेजिटेबल तो हम नहीं खाएंगे ना, बहुत सारे वेजिटेबल खाएंगे।
तो बहुत सारा वेजिटेबल खाएंगे तो बहुत सारा हमारी बॉडी में जाएगा। ये जो प्रोसेस है, ये जो मैग्नीफाई होता जा रहा है एट टॉप कंज्यूमर लेवल, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म बायो मैग्निफिकेशन? बायो मैग्निफिकेशन का मतलब हुआ एक्यूमुलेशन। किस चीज का एक्यूमुलेशन? एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिक वेस्ट इन टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर की बॉडी में जो नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिक वेस्ट होता है उसका डिपोजिशन, उसका जमा होना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? बायो मैग्निफिकेशन। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन यही था जो अभी मैंने समझाया। यूज ऑफ सेवरल पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट। दीज केमिकल्स आर आइदर वॉश्ड डाउन इनटू द सॉइल और इनटू द रिवर और water bodies. From the soil, these are absorbed by the plant along with the water and minerals, and from the water bodies, these are taken up by the aquatic plant and animals. As these chemicals are non-degradable, these get accumulated progressively at the each trophic level. As human being occupy the top level in any food chain, the maximum concentration of these chemicals get accumulated in our bodies. This phenomenon is called as biological magnification. अब हम लोग आते हैं ह्यूमन की जो इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे, वो किस तरह की है। देखो, ओजोन की लेयर की डिप्लीशन हो रही है, कॉन्टिन्यूसली हो रही है, हम लोग भी जान रहे हैं। ओजोन लेयर से क्या हो रहा है? अल्ट्रावायलेट रेज हमारी बॉडी मतलब हमारे एनवायरनमेंट में एंटर कर रहा है। जो अल्ट्रावायलेट रेज है उससे स्किन कैंसर वगैरह होता है, काफी सारी डेडली डिजीजेस हो रही है। ओजोन लेयर की फॉर्मेशन हमारी एटमॉस्फेयर में कैसे होती है? जब ऑक्सीजन पे अल्ट्रावायलेट रेज इंसिडेंट होता है तो वो ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वही ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ओजोन बना लेता है। वो अल्ट्रावायलेट रेज से ही बनता है, अल्ट्रावायलेट रेज से ही बनता है और उसी को एंटर करने से रोकता है। ठीक है। और अल्ट्रावायलेट ये ओजोन की लेयर की जो डिप्लीशन हो रही है वो क्यों हो रही है? CFC के ज्यादा यूज होने से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं जिसको रेफ्रिजरेंट वगैरह में यूज किया जाता है। तो UNEP एक यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, इसको रोकने के लिए, CFC को रोकने के लिए एक नई सब्सटेंस HCFC को यूज करने के लिए बोला और इसके ऊपर बैन लगा दिया, CFC के ऊपर बैन लगा दिया गया। ठीक है। तो दिस वाज अबाउट ओजोन लेयर। ओजोन लेयर से क्या होता है? ओजोन लेयर खत्म होने से, डिप्लीट होने से अल्ट्रावायलेट रेज एंटर करते हैं जिससे कि स्किन कैंसर, इनफर्टिलिटी, बहुत सारी अलग अलग तरह की डिजीज होती है। चलिए, ये तो हो गया CFC वगैरह के बारे में। अब आते हैं हम लोग मैनेजिंग द गार्बेज, मैनेजिंग द गार्बेज प्रोडक्ट। तो गार्बेज वगैरह को हम लोग कैसे मैनेज करते हैं? जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, ये सब तो आपको आता होगा, गार्बेज वगैरह, डिस्पोजल वगैरह के बारे में तो आप लोग सब जानते ही होंगे, इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं। गार्बेज डिस्पोजल वगैरह के बारे में तो आप जानते ही हो। तो ये चैप्टर में जितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी, समझा दी।